दोस्तों, इस वीडियो का टॉपिक है क्या टेक्निकल एनालिसिस सच में काम करता है। क्या हम कंसिस्टेंटली प्रॉफिट कर सकते हैं टेक्निकल एनालिसिस से। पहले बात करते हैं टेक्निकल एनालिसिस होता क्या है। सिंपल भाषा में बोलूँ तो बीते हुए टाइम के प्राइस और वॉल्यूम चार्ट देख के फ्यूचर की प्राइस मूवमेंट फोरकास्ट करना टेक्निकल एनालिसिस होता है। प्राइस मूवमेंट ओवरऑल मार्केट की भी हो सकती है, जैसे सेंसेक्स या निफ्टी, और किसी एक कंपनी की स्टॉक की भी हो सकती है। अगर ऐसा हो सकता है तो फंडामेंटल एनालिसिस में हम अपना मत्था नहीं मारेंगे। ये बेहतर और आसान तरीका है, क्योंकि फंडामेंटल एनालिसिस में बहुत ज़्यादा टाइम और एफर्ट लगता है। एनुअल रिपोर्ट्स पढ़ने में, कॉन कॉल सुनने में, कंपनी की इंट्रिंसिक वैल्यू निकालने में और इंतज़ार करने में कि कब स्टॉक प्राइस अच्छा मिलेगा। हम टेक्निकल एनालिसिस के मेथड्स की बात करके टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधा मुद्दे की बात करेंगे। जिस थ्योरी पे टेक्निकल एनालिसिस काम करता है, पहले वो थ्योरी देख लेते हैं एक बार। 2 पॉइंट है ध्यान देने वाले। पहला पॉइंट है, ओवरऑल मार्केट या किसी एक कंपनी का जो प्राइस और वॉल्यूम होता है वो बायर्स और सेलर्स का कलेक्टिव बिहेवियर रिफ्लेक्ट करता है। इस बात से मैं सहमत हूँ। बायर्स और सेलर्स का जो कलेक्टिव बिहेवियर होगा वही सप्लाई और डिमांड को अफेक्ट करेगा, और फिर सप्लाई और डिमांड के इंटरेक्शन से ही प्राइस डिसाइड होगा। दूसरा पॉइंट है, बायर्स और सेलर्स का कलेक्टिव बिहेवियर टाइम टू टाइम रिपीट होता है, तो जो प्राइस के ट्रेंड और पैटर्न होते हैं वो भी रिपीट होते हैं, और इन्हीं ट्रेंड और पैटर्न को हम आइडेंटिफाई करके फ्यूचर प्राइस फोरकास्ट कर सकते हैं। इस बात से मैं सहमत नहीं हूँ। ज़रूरी नहीं है फ्यूचर में भी बायर्स और सेलर्स सेम तरीके से बिहेव करेंगे जैसे उन्होंने पास्ट में किया था। हो सकता है कोई मेजर रीज़न हो जिसकी वजह से एक पर्टिकुलर वे में बिहेव किया था पास्ट में, और वही रीज़न दोबारा ना हो। पहला पॉइंट ठीक है, लेकिन दूसरा पॉइंट क्वेश्चनेबल है, जिसकी वजह से ओवरऑल थ्योरी भी क्वेश्चनेबल है, क्योंकि पहले पॉइंट से ही दूसरा पॉइंट डिड्यूस किया गया। मैं ये नहीं कह रहा सेकंड पॉइंट कभी सच नहीं होगा। हो सकता है बहुत लंबे टाइम में कभी ऐसी सिचुएशन आ जाए जो हम कन्विक्शन के साथ कह सकते हैं पुराने मार्केट बिहेवियर जैसी लग रही है। बट प्रॉब्लम यह है, टेक्निकल एनालिस्ट शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करता है, तो उसके ऊपर प्रेशर रहता है कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेंड आइडेंटिफाई करना। इसी चक्कर में ऐसे ट्रेंड पे भी बाय सेल करना पड़ता है जो बहुत कम कन्विंसिंग हो, क्योंकि जो ज़्यादा कन्विंसिंग ट्रेंड होंगे वो रोज़ रोज़ तो नहीं आ जाएंगे। अब टेक्निकल एनालिसिस के एक प्रिंसिपल की बात करते हैं। प्रिंसिपल ये बोलता है किसी भी ट्रेड में लॉस छोटे से छोटा होना चाहिए और प्रॉफिट बड़े से बड़ा होना चाहिए। तभी टेक्निकल एनालिस्ट ट्रेडिंग में स्टॉप लॉस फीचर का इस्तेमाल करते हैं। इससे ये फ़ायदा होता है, अगर आप एक ही ट्रेड मारें और स्टॉप लॉस ना लगाएं और बड़ा लॉस हो गया तो आपका कैपिटल ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अगर आप 5-10% लॉस पे स्टॉप लॉस लगाते हैं तो आपके पास काफ़ी कैपिटल अभी भी वो लॉस रिकवर करने के लिए है, और आप 10-20 ट्रेड और मार सकते हैं। तो चांस है 10-20 ट्रेड में से 1-2 प्रॉफिटेबल होने का। लेकिन प्रॉब्लम ये है, इसमें आप बाय सेल बहुत फ्रीक्वेंटली करोगे, जिसकी वजह से आपकी ट्रेडिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी, क्योंकि जैसे ही थोड़ा सा लॉस हुआ आप स्टॉप लॉस की वजह से बेच दोगे, और जैसे ही प्रॉफिट मान लो आपका बढ़ता गया, जैसे ही प्रॉफिट रिवर्स होने लगा आप फिर से बेच दोगे। तो एक्टिव ट्रेडिंग हो रही है और ट्रेडिंग कॉस्ट बढ़ रही है। तो पॉसिबल है छोटे छोटे लॉसेस का, छोटी छोटी ट्रेडिंग कॉस्ट का और बड़े प्रॉफिट्स का जो एग्रीगेट हो वो नेगेटिव हो, मतलब आपको ओवरऑल लॉस हो। तीसरी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है आपकी टेक्निक या आपके मेथड का पॉपुलर होना। जैसे जैसे आपकी टेक्निक का ज़्यादा लोगों को पता चलेगा वैसे वैसे लॉस बड़े होंगे और प्रॉफिट छोटे होने लगेंगे, क्योंकि अब बहुत बड़े ग्रुप को बाय सिग्नल मिलेगा सेम टाइम पे, तो सब टूट पड़ेंगे बाय करने, जिसकी वजह से एवरेज बाइंग प्राइस बढ़ जाएगा पूरे ग्रुप का। और ऐसे ही सेल सिग्नल भी बहुत बड़े ग्रुप को सेम टाइम पे मिलेगा, तो सब टूट पड़ेंगे सेल करने, जिसकी वजह से एवरेज सेलिंग प्राइस कम हो जाएगा पूरे ग्रुप का। समझदार टेक्निकल एनालिस्ट इस बात को समझते हैं कि कोई भी ऐसे रूल्स या प्रोसीजर नहीं होता जिसे फॉलो करके आपकी ट्रेड सक्सेसफुल होगी। और समझदार टेक्निकल एनालिस्ट ये भी समझता है कि टेक्निकल एनालिसिस से सक्सेस पाने के लिए अपनी टेक्निक को छुपा के रखना पड़ता है। कम से कम लोगों को पता चलना चाहिए उस टेक्निक का, नहीं तो जैसे ही वो टेक्निक पब्लिक होगी सब लोग उसे फटाफट से फॉलो करके उसकी वैल्यू ख़त्म कर देंगे। तो इसका मतलब जो लोग टेक्निकल एनालिसिस पे कोर्स बेचते हैं या तो वो गधे हैं, या फिर वो लोग पब्लिक को गधा समझते हैं, या फिर सब सही हैं और हम ही गधे हैं जिनको ऐसा लगता है।
अगर कुछ लोग ये जानते हुए भी टेक्निकल एनालिसिस पे कोर्स बेच रहे हैं, उसकी लिमिटेशंस नहीं बता रहे खुल के, तो वो लोगों को ठग रहे हैं गलत चीज़ देके, और उनके दूसरे कोर्सेज की भी क्रेडिबिलिटी पे सवाल उठता है। अपने टॉपिक पे वापस चलते हैं। समझदार टेक्निकल एनालिस्ट ये भी जानता है कि मार्केट फोरकास्ट करना एक कला है जिसके लिए पर्सनल क्वालिटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और साइंटिफिकली फोरकास्ट करना बेस्ड ऑन रूल्स जिस पे पूरी तरह डिपेंड किया जा सके लॉजिकली इम्पॉसिबल है। क्योंकि अगर रूल से पता चल जाता कि फ्यूचर में क्या होने वाला है तो लोग अकॉर्डिंगली एक्शन लेते और उस फ्यूचर को होने ही ना देते। फिर आप ये भी सोचो कि कितने पॉपुलर टेक्निकल एनालिस्ट हैं जिनके नाम आपको पता है। मुझे तो नहीं पता कोई। सक्सेसफुल होते तो उनके नाम भी वॉरेन बफे की तरह फेमस होते। क्या आपको लगता है वॉरेन बफे चार्ट्स या इंडिकेटर्स देखते हैं खरीदने या बेचने से पहले? वॉरेन बफे ने एक स्पीच में बोला था इंटेलिजेंट इन्वेस्टर पढ़ने से पहले वो चार्ट्स देखते थे, काफ़ी मज़ा आता था पर प्रॉफिट नहीं हुआ। अब लगे हाथ फंडामेंटल एनालिसिस से भी कंपेयर कर लेते हैं टेक्निकल एनालिसिस को, स्पेसिफिकली वैल्यू इन्वेस्टिंग से। तो वैल्यू इन्वेस्टिंग में हम मार्जिन ऑफ सेफ्टी पे फोकस करते हैं। माना कि वैल्यू इन्वेस्टिंग में भी हम कंपनी की पास्ट परफॉर्मेंस स्टडी करते हैं, ये पता करने के लिए कि फ्यूचर में भी उसकी अर्निंग्स इस वैल्यू के आसपास रहेंगी। बट इसमें हम अच्छा खासा मार्जिन ऑफ सेफ्टी रखते हैं, मतलब कंपनी की इंट्रिंसिक वैल्यू से काफ़ी कम स्टॉक प्राइस होगा तभी मैं वो स्टॉक खरीदूंगा। तो रिजल्ट्स अगर अट्रैक्टिव नहीं हुए, कम से कम सेटिस्फैक्ट्री तो होंगे, क्योंकि हम प्रोटेक्शन लेके चल रहे हैं बहुत बड़ी। टेक्निकल एनालिसिस में मार्जिन ऑफ सेफ्टी का कोई कंसेप्ट नहीं होता। या तो आप सही होंगे या गलत होंगे, और अगर गलत होंगे तो लॉस होगा। अब कुछ लोग बोलेंगे इसमें तो हम स्टॉप लॉस लगा देते हैं सेफ्टी के लिए, बट जैसे कि हमने बात की, स्टॉप लॉस लगाने से एक्टिव ट्रेडिंग होगी और स्टॉक बाइंग और सेलिंग का खर्चा बढ़ेगा। वैल्यू इन्वेस्टिंग में बाइंग सेलिंग कम करते हैं और टेम्परेरी लॉस से इन्वेस्टर को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और अगर आप टेक्निकल एनालिसिस यूज़ करते हो तो आप ये एज्यूम कर रहे हो कि मैं अलग हूँ, दूसरों से ज़्यादा चालाक हूँ, दूसरों से जल्दी एक्ट कर लूँगा सिग्नल मिलते ही, जबकि वैल्यू इन्वेस्टिंग में ऐसा नहीं है। पहली बात तो टाइम और एफर्ट ही ज़्यादा लगता है जिसकी वजह से कम लोग ही वैल्यू इन्वेस्टिंग प्रैक्टिस करते हैं। दूसरा, ऐसा कंपटीशन नहीं है कि कौन ज़्यादा एक्यूरेटली इंट्रिंसिक वैल्यू निकालेगा। तो वैल्यू इन्वेस्टिंग लॉजिकली बेहतर है टेक्निकल एनालिसिस से। वैल्यू इन्वेस्टिंग के लाइव एग्जांपल कितने सारे हैं जो बेन ग्राहम से पढ़ के बड़े बड़े इन्वेस्टर बने हैं, सुपर इन्वेस्टर्स ऑफ ग्राहम एंड डॉर्सविल। तो अभी समराइज कर देते हैं। हमने 4 पॉइंट्स पे बात की। पहला, जो थ्योरी है टेक्निकल एनालिसिस की वही क्वेश्चनेबल है। ज़रूरी नहीं है कि इन्वेस्टर्स अपना बिहेवियर रिपीट करेंगे, और ज़रूरी नहीं है कि जो कन्विंसिंग पैटर्न्स और ट्रेंड्स हैं वो बहुत जल्दी जल्दी आएंगे, जबकि टेक्निकल एनालिस्ट की जो वर्क प्रोफाइल होती है वो ये डिमांड करती है कि वो जल्दी जल्दी आए। फिर हमने टेक्निकल एनालिसिस के एक प्रिंसिपल की बात की, लॉस छोटे से छोटा होना चाहिए, प्रॉफिट बड़े से बड़ा होना चाहिए, जिसकी वजह से एक्टिव ट्रेडिंग होती है और ट्रेडिंग कॉस्ट बढ़ती है और एग्रीगेट रिजल्ट लॉस हो सकता है। तीसरा, हमने बात की अगर टेक्निकल एनालिसिस की जो मेथड है या टेक्निक है अगर वो पॉपुलर हो जाती है तो उसकी वैल्यू कैसे ख़त्म हो जाती है, और जो लोग टेक्निकल एनालिसिस पे कोर्सेज बेच रहे हैं पॉपुलर टेक्निक्स के ऊपर, वो एक स्कैम कैसे है। चौथा, हमने बात की वॉरेन बफे जैसे सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स वैल्यू इन्वेस्टिंग फॉलो करते हैं, टेक्निकल एनालिसिस नहीं फॉलो करते हैं, और ऐसे कोई भी टेक्निकल एनालिस्ट का हम नाम नहीं जानते हैं जो वॉरेन बफे जितना सक्सेसफुल हो। ये था समरी में। फाइनली मेरे ओपिनियन में कुछ बहुत ही खास क्वालिटी वाले लोग होंगे जो टेक्निकल एनालिसिस से प्रॉफिट करते होंगे कंसिस्टेंटली लंबे टाइम तक। अगर आपको पता करना है कि आप में कुछ खास बात है तो आप स्टॉक मार्केट में ट्राई कर सकते हैं, पता चल जाएगा। वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे ट्राई करें तो ज़्यादा बेहतर है। वैसे मास लेवल पे मुझे नहीं लगता सब लोग प्रॉफिट कर सकते हैं टेक्निकल एनालिसिस से। फिर टेक्निकल एनालिसिस पे कोर्सेज करने हैं तो वो भी आपकी मर्ज़ी है। हो सकता है आप कोई नई टेक्निक इन्वेंट कर दें जो प्रॉफिटेबल हो कंसिस्टेंटली। बताना मत बस किसी को, नहीं तो टेक्निक की वैल्यू ख़त्म हो जाएगी। बेंजामिन ग्राहम ने एक बात बोली थी, कोई भी भरोसेमंद तरीका नहीं है आसानी से और जल्दी पैसा कमाने का, ना स्टॉक मार्केट में ना ही कहीं और। इस वीडियो में इतना ही है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपकी डीप थिंकिंग ट्रिगर हुई होगी। अगर आपकी जान पहचान में कोई टेक्निकल एनालिसिस करता हो तो उन्हें एक नया पर्सपेक्टिव बताने के लिए ये वीडियो उनके साथ शेयर करो। और इंस्टाग्राम पे मैं फिर से एक्टिव हो गया हूँ तो वहाँ पे जाके आप फॉलो कर सकते हो, और अगर कुछ पर्सनल बात करनी है तो वहाँ पे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो। धन्यवाद।
प्रतीक, टेबल पे कागज़ पड़ा है, उस पे 5 स्टॉक्स के नाम है। उनका मुझे RSI, ROC, विलियम परसेंट, आर मूविंग एवरेज, मैकडी, हेड एंड शोल्डर, टेल, फुट, कैंडलस्टिक, लैंप सब देख के बता। बाय सेल होल्ड क्या सिग्नल आ रहा है? तू देख कितना मैं कॉल करता हूँ। हेलो कार्तिक, यार मैं सोच रहा था टेक्निकल एनालिसिस पे कोर्स बना दूँ एक, क्या बोलता है? क्या बात कर रहा है यार, लोग गधे थोड़ी हैं। अरे नहीं है तो बना देंगे।